नमस्कार मित्रों, मैं अतुल आप सभी का आपके YouTube चैनल लर्न विद फोकस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल पे अनवरत रूप से लेखपाल की जो सीरीज चल रही है, उसी श्रृंखला के अंतर्गत मैं आज आपको सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भारतीय संविधान का एक नया टॉपिक जो कि आप देख रहे हैं भाग 4 है, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, उससे पहले लास्ट की कक्षाओं में हमने क्या पढ़ा है उसको थोड़ा सा हम लोग क्या कहते हैं क्विक मैनर में उसको रिवाइज कर लेते हैं, जिससे कि आप लोग आगे जो भी पढ़ेंगे वो आपके समझ में आए। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो भारतीय संविधान के भाग 1, ठीक है, भाग 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र, ठीक है, संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। इस भाग 1 के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 1 में बताया गया है इंडिया जो होगा भारत राज्यों का एक संघ होगा। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 2 में मैंने आपको बताया कि जो भारत होगा उस भारत में नए राज्यों की प्रवेश या स्थापना। ठीक है, मीन्स कहने का मतलब ये था कि हम किस प्रकार से कोई दूसरे देश से समझौता करके हम उसके क्षेत्र को ले सकते हैं या अपना थोड़ा सा क्षेत्र दे के ठीक है, हम समझौता कर सकते हैं। ये हमने क्या पढ़ा था, अनुच्छेद 2 में पढ़ा था। अनुच्छेद 3 में हमने क्या पढ़ा था, अनुच्छेद 3 में मैंने आपको ये बताया था कि जो भारत के राज्य होंगे उस राज्य के अंदर किसी भी राज्य की सीमा का परिवर्तन करना है, ठीक, उसके नाम में परिवर्तन करना है, इस संदर्भ में बातें की गई थी। और मैंने आपको बताया था कि भाग 1 में इतने ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। ठीक है, भाग 2 जो कि नागरिकता से संबंधित है, ठीक है, पिछले अध्याय में थोड़ा सा गलती हो गई थी, उसको आप लोग सुधार भी कर लीजिएगा। जो नागरिकता है वो 5 से 11 के बीच में उसका वर्णन है। ठीक है, तो हमने बताया था जो अनुच्छेद 5 है, अनुच्छेद 5 में क्या बताया गया है, अनुच्छेद 5 में बताया गया कि जो भारत में जब भारत आजाद हुआ, आजाद होने के बाद में जब भारत का संविधान लागू हुआ, तो उस संविधान के लागू होने के समय में कौन से व्यक्ति हैं, उनको किस प्रकार की नागरिकता है, उनके बारे में विस्तृत वर्णन है। इसके बाद मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 9 में भी मैंने आपको बताया था कि कोई भी व्यक्ति यदि किसी दूसरे देश की जो स्वेच्छा से नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वो भारत का नागरिक नहीं रह जाएगा। इसके अतिरिक्त मैंने आपको अनुच्छेद 11 बताया था, जिसमें यह बताया गया था कि जो नागरिकता संबंधी नियम कानून है उसको बनाने की शक्ति किसके पास होगी, संसद के पास में होगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम भाग 3 पर आए थे। भाग 3 में मैंने आपको 6 प्रकार की समानताओं के बारे में बताया था। ठीक है, उसके अंतर्गत फिर फाइनली हम लोगों ने आर्टिकल 32 में जो 5 प्रकार की रिट है उस 5 प्रकार की रिट के बारे में बताया गया था। और अब हम आगे 1 बाय 1 चर्चा करेंगे। आगे आज राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, इससे पहले कुछ हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं और आप लोग वीडियो को पॉज करके आंसर देने की कोशिश करिएगा ईमानदारी के साथ में, जिससे कि आपको यह पता लग सके कि आप जो कक्षाएं पढ़ रहे हैं, ठीक है, उससे आपको कितना लाभ हो रहा है, प्लस आपके दिमाग में चीजें जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं, क्योंकि पढ़ने से ज्यादा जरूरी होता है रिवीजन करना। इसीलिए जब भी मैं अपनी क्लास देता हूं तो क्लास में सबसे पहले मैं 5 मिनट रिवीजन पर जोर देता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी कक्षाओं से ही आपको अधिकांश चीजें क्लियर हो जाए और यहीं से क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में देखने को मिले। मतलब कहने का मतलब है कि 25 नंबर के लिए आप 25 किताबों को ना पढ़ें, आप केवल आप वीडियो अगर 10-15 मिनट 20 मिनट का देखते रहें, तो जिससे कि आपका प्रॉपर रिवीजन हो सके और क्वेश्चन यहीं से ज्यादा आपके पूछे जा सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आप उनका आंसर देने की कोशिश करिएगा। ठीक है, कि जो मैंने आपको बताया था संपत्ति का अधिकार जो अभी क्या था, मूल अधिकार था, अब क्या है, संवैधानिक अधिकार या विधिक अधिकार है, तो उसको किस संविधान संशोधन के माध्यम से हटाया गया। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन सुन लिया होगा, मैं लिख नहीं रहा हूं। ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 48 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 46th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, आप लोग आंसर दीजिएगा। ठीक है, जो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटाकर कहां पर रख दिया गया था, आपके भाग 12 में। ठीक है, उसके पार्ट 4 में अनुच्छेद 301 में इसको रख दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। ठीक है, जो भारतीय संविधान में आप लोगों ने देखा होगा
कि भारतीय संविधान में मूलतः कितनी भाषाएं थी, 14, ठीक है। लेकिन भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मूलतः कितनी भाषाएं थी, 14, लेकिन बढ़ाकर 22 भाषाएं कर दी गई है। तो मैंने आपको बताया था 21, 71 और 92 ये आपके संविधान संशोधन थे, ठीक है। इसमें जो 92वां संविधान संशोधन था उसके तहत कितनी भाषाओं को जोड़ा गया था। क्वेश्चन थोड़ा समझिएगा, क्वेश्चन थोड़ा डीप है। मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं कि जो आपकी कुल मिला के 14 भाषाएं थी, 8 आज बाद में जोड़ी गई हैं, कुल मिला के 22 है, ठीक है। एक बात और विशेष आप ध्यान दीजिएगा कि इस जो 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएं वर्णित हैं उसमें अंग्रेजी नहीं है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, कभी क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है अंग्रेजी है कि नहीं है, तो अंग्रेजी नहीं है, ठीक है। तो जो 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, इसके थ्रू कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी। आपके ऑप्शन से एक फर्स्ट मतलब 1, सेकेंड है, 3, थर्ड है, फोर्थ है ननादी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आशा करता हूं आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। जितने लोगों ने भी इसका आंसर 4 दिया है यानी 4 दिया है, उनका आंसर सही है, ठीक है। तो चलिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको मैं बीच बीच में आपसे पूछा करूंगा, ठीक है, जिससे कि आपकी मेमोरी पर भी एक प्रेशर पड़ेगा और आपको चीजें याद होंगी कि वास्तव में जो हमने पढ़ा वो है, याद है कि नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, आज हम लोग डीपीएसपी के बारे में पढ़ेंगे। डीपीएसपी जैसे कि मैंने आपको बताया था भाग 3 मूल अधिकार है कि अधिकारों के बारे में है और मूल अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के बीच में है। अब उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मैंने आपको बताया 36 से 51 के बीच में है, ठीक है। आपको मैंने जैसे बताया था जो मूल अधिकार है, मूल अधिकारों का वर्णन, या मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं, तो मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं, आपके अमेरिका से लिए गए हैं। इसी प्रकार जो ये आपके डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, निर्देशक तत्व या निर्देशक सिद्धांत जो भी है, ठीक है। सबसे पहले अगर इनके बारे में बात करते हैं तो ये कहां से लिए गए हैं, ये आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है। थोड़ा सा समझने के लिए आपको मेमोरी में बैठ जाए, हम लोग इसको थोड़ा सा इसके टू द पॉइंट जो इसका शब्द दिया उसके शब्दों की व्याख्या करेंगे। देखिए कहने का मतलब ये है कि कोई भी राज्य, ठीक है, वो निरंकुश नहीं हो सकता है, वह स्वेच्छाचारी नहीं हो सकता है। मींस कहने का मतलब ये नहीं है कि जो राज्य चाहे वो राज्य करे, ठीक है। तो भारतीय संविधान में हालांकि ये बता देता हूं, ये वाद योग नहीं है कि जो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिखे हैं उस राज्य के नीति निर्देशक तत्व के आधार पर आप किसी भी प्रकार के कोर्ट में नहीं जा सकते। मींस ये आपकी लड़ाई जो होती है, ये लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती इस तत्वों के आधार पर, ठीक है। और जो ये तत्व हैं ये क्या करते हैं, ये वास्तव में करते यह है कि आपके जो राज्य हैं, ठीक है, राज्य के जो आधारभूत तत्व हैं उन आधारभूत तत्वों को डायरेक्ट करते हैं यानी निर्देशित करते हैं। कहने का मतलब जैसे हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो आप लोग पढ़ेंगे उसमें ये आप लोग यह देखेंगे कि समान कार्य के लिए समान वेतन। मीन्स कहने का मतलब है कि राज्य एक ऐसी पॉलिसी बनाएगा जिसके अंतर्गत आप महिला हैं या पुरुष है यह डिपेंड नहीं करता। अगर आपने 8 घंटे काम किए तो आपको 8 घंटे का वेतन मिलेगा, चाहे आप महिला है चाहे पुरुष है, ठीक। कहने का मतलब यही है कि डायरेक्ट मतलब निर्देशित करते हैं, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, और स्टेट पॉलिसी मतलब जब कभी भी राज्य पॉलिसी बनाएगा, ठीक है, यह जरूरी नहीं कि इनको शामिल करे, लेकिन एक आधारभूत ढांचा रहेगा, इनको एक श्रेष्ठतम के रूप में देखेगा, इनको एक आदर्श मानेगा कि इन तत्वों का कहीं ना कहीं उन नीतियों में या जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं उसमें इनका क्रियान्वयन हो, इसका क्रियान्वयन हो। ऐसे जो प्रिंसिपल हैं हमारे 36 से 51 के बीच में लिए गए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको जैसे मैंने बताया ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। और ये शासन के उद्देश्य को निर्देशित करते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त ये सामाजिक
तथा आर्थिक आधार प्रदान करते हैं। ठीक है, मीन्स कहीं ना कहीं कहने का मतलब है कि इन तत्वों के आधार पर जो आपकी सामाजिक और आर्थिक न्याय है, ठीक है, उनको कहीं ना कहीं जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है उसमें समाहित करना चाहिए। तो ये कुछ मूल चीज़ें हैं जो कभी कभी आपसे क्वेश्चन के रूप में, एक से अधिक कथन के रूप में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके राज्य के नीति निर्देशकता। अब देखिए, अब इसके अंतर्गत जो भी आपके प्रमुख अनुच्छेद हैं, ठीक है, उन प्रमुख अनुच्छेदों को हम लोग देखेंगे। जैसा कि आपने देखा होगा, बार बार आपसे पूछा जाता है अनुच्छेद 40, ठीक है, अनुच्छेद 40 क्या है, पंचायती राज के बारे में है। ठीक है, अनुच्छेद 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, समान नागरिक संहिता के बारे में है। ठीक है, 43 का के बारे में पूछ लिया, समान कार्य के लिए समान वेतन। 43 के बाद 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन है। इसी प्रकार 43 है, ठीक है, 48 में जाएंगे कि पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड है। तो ये सब चीजें हैं, हम लोग 1 बाय 1 करके इन चीजों को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे 36। ठीक है, तो 36 क्या है? जैसे मैंने आपको जब मूल अधिकार पढ़ाया था, तो मूल अधिकार में मैंने बताया था कि जो आपका अनुच्छेद 12 है, तो अनुच्छेद 12 क्या था? अनुच्छेद 12 राज्य को संदर्भित करता था, राज्य को परिभाषित करता था कि जैसे उन्होंने कहा है कि राज्य ये चीज करेगा, राज्य ये चीज करेगा, लेकिन राज्य क्या है? ठीक है, तो इसमें भी ये कहा गया है जब तक कि किसी प्रकार की कोई विभेदता नहीं होती है तो राज्य शब्द का अर्थ वही समझा जाएगा जो राज्य शब्द का अर्थ आपके भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद आपको मैंने 12 बताया था उसके अंतर्गत दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में, ठीक है, देखिए जो इंपॉर्टेंट है उस इंपॉर्टेंट को देखेंगे। उसके अतिरिक्त जैसे आपको मैंने बताया था कि 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, जिसे कि हम लोग मिनी संविधान की भी संज्ञा देते हैं, तो इसके अतिरिक्त इसमें भी 4 प्रमुख तत्व जोड़े गए हैं। ठीक है, जो कि आपके पीछे में एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया था, इनमें से कोई नहीं है, तो उसको हम लोग बाद में निर्देशित करेंगे, बाद में लिखेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले 1 बाय 1, जैसे मैंने इसमें बता दिया 36 में है राज्य के बारे में है। ठीक है, जो 38 है, 38 में क्या है कि 38 में क्या है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए ठीक है, आपका जो 40 है, ठीक है, देखिए आपके राजनीति के नीति निर्देशक तत्व में दिया हुआ है। फिर बाद में देखिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम होता है, जिसके तहत जो ग्राम पंचायतें हैं और नगर पंचायतें हैं, इनको क्या किया, संवैधानिक दर्जा भी दिया गया है। ग्राम पंचायतों का गठन, ठीक है। इसके बाद में आप 44 पे आ जाइए, 44, ठीक है, समान आचार संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये है कि, ठीक है, आप कहने का मतलब जैसे अभी आप देख रहे हैं हम लोग का क्या है, हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड है, मुस्लिम लोग का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उसके अकॉर्डिंग उन लोग की चीज़ें संचालित होती हैं। लेकिन हमारे संविधान में यह व्यवस्था की, जैसे आपको मालूम होगा जो गोवा है, ठीक, गोवा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपना रखा है, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया है कि समान आचार संहिता। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, जो अनुच्छेद 36 है उस 36 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। 38 में यह कहा गया कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए एक सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 40 है, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है। ठीक है, और अनुच्छेद जो 44 है समान आचार संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड है। ठीक है, इसको तब आप लोग क्या कहते हैं, नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं।
जैसे कि आपको मालूम होगा कि 86वें संविधान संशोधन एक्ट 2002 के द्वारा जो शिक्षा का अधिकार था, ठीक है, उसको क्या कहा, मूल अधिकार के अंतर्गत मूल अधिकार की श्रेणी में जोड़ा गया था। ठीक है, इसी के तहत इसमें भी 45th जो अनुच्छेद है, 45th अनुच्छेद में यह बताया गया है कि 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के शिक्षा और जो उनकी प्रारंभिक शिक्षा होती है, प्रारंभिक शिक्षा और बाल्यावस्था की देखरेख का जो उपबंध है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं राज्य का कर्तव्य होगा। इसी के तहत आप लोग देखते होंगे कि जो छोटे क्लास के बच्चे हैं, उन बच्चों की जो सरकारें हैं वो फ्री में शिक्षा प्रोवाइड कराती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त क्या कहते हैं, मिड डे मील या बहुत सी सुविधाएं देती हैं। तो इसमें क्या अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बालक ये हो गया। ठीक है, अब वो जो 46 है, 46 SC ST के बारे में बताया गया है कि उनके सशक्तिकरण के बारे में काम होगा। 46 अनुसूचित जाति, जनजाति और दुर्बल वर्गों का सशक्तिकरण। ठीक है, ये अनुच्छेद 46 हो गया। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम लोग देखते हैं 49, जो इंपॉर्टेंट वही चीज़ बताई जा रही है। ठीक है, 49 मैं आपको बता दे रहा हूँ, लिख लीजिएगा। 49 में ये कहा गया कि जो राष्ट्रीय महत्व के संस्मारक हैं, ठीक है, स्मारक हैं, ठीक है, उनके क्या करें, उनका क्या करें, देख रेख करें, उनका संरक्षण करें। देखिए क्यों कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें भी जरूरी होती हैं। ठीक है, तो इसी संदर्भ में इसमें यह व्यवस्था की गई है कि जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, स्थान है, उनका क्या किया जाएगा, देख रेख किया जाएगा और संरक्षण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद जो 50 है, अनुच्छेद 50 में क्या कहा गया है, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथकीकरण। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। जो अनुच्छेद 50 उसमें यह बताया गया, जो कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। ठीक है, मीन्स कहने का मतलब है, कार्यपालिका का मतलब आप ये समझिए सरकार। ठीक है, सरकार का किसी भी प्रकार से जो न्यायपालिका है, मीन्स जो आपके जुडिशरी सिस्टम है, उसमें किसी भी प्रकार से क्या होगा, हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक है, तो ये लिखते हैं 50 में जो है कार्यपालिका का न्यायपालिका का से पृथक्करण। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो अनुच्छेद 51 है, अनुच्छेद 51 में बताया गया अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ठीक है, इसके लिए आप देखते होंगे भारत कितना अग्रणी रहता है। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमारे भारत में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। इसमें देखिए है तो वैसे 36 से 51, 15, 16 अनुच्छेद हैं, लेकिन हमने लगभग 8 से 10 अनुच्छेद को देखा है। एक बार फिर से हम लोग उसका क्विक रिवीजन करेंगे और अभी खत्म नहीं हुआ, अभी इसमें चीजों को और बताएंगे कि वास्तव में जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, उसके तहत 4 आर्टिकल जो कि उपभाग के रूप में उसको जोड़ा गया था। और आपको मैंने जो अभी अनुच्छेद 45 बताया है, ठीक है, 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू बताया गया है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि जो 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देख रेख एवं शिक्षा का उपबंध। ठीक है, यानी उनके जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होगी उनका देख रेख और शिक्षा का उपबंध, ये 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट
2002 के द्वारा ये ऐड किया गया था। ठीक है, थोड़ा सा फिर से एक बार देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कहीं ना कहीं शासन के एक आधारभूत तत्व होते हैं और ये शासन को निर्देशित करते हैं या राज्य को निर्देशित करते हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें, जब कभी भी आप नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं, तो उन नियम कानून में ये चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, इसी संदर्भ में आपको मैंने बताया अनुच्छेद 36 क्या, अनुच्छेद 36 राज्य को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 38 के बताया गया कि अनुच्छेद 38 में तत्व बताए गए हैं कि सामाजिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए जो राज्य होगा वो प्रयत्न प्रयत्न करेगा। इसके अतिरिक्त मैंने अनुच्छेद 40 बताया। अनुच्छेद 40 में क्या बताया, ग्राम पंचायतों की स्थापना। अनुच्छेद 44 में मैंने आपको बताया क्या, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। उसके बाद मैंने आपको 45 बताया, 45 6 वर्ष से कम आयु के जो बालक हैं, ठीक है, उनकी बाल्यावस्था एवं शिक्षा का उपबंध करेगा। इसके अतिरिक्त मैंने आपको 42 के बाद में क्या बताया, 42 के बाद मैंने 49 बताया था आपको, जो राष्ट्रीय स्मारक हैं या कोई भी संस्थान या कोई भी जगह है उसके रख रखाव का प्रोविज़न है। उसके बाद अनुच्छेद 50 में मैंने आपको क्या बताया, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, और फाइनली आपको अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। तो ये आपके टोटली क्या हो गए, जो इम्पॉर्टेंट आपके अनुच्छेद हैं, उस इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद के बारे में, जो कि आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जिसे आप कह लीजिए उसके अंतर्गत आते हैं, उसके बारे में बताया गया। ठीक है, अब इसमें मैं आपको और बता देता हूँ अलग से कि जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम था, उसके अंतर्गत जो आपके जो भी आर्टिकल्स हैं, ठीक है, उसके सब पार्ट हैं वो जोड़े गए हैं। उसके बारे में देखिए, क्वेश्चंस यही सबसे ज़्यादातर बनते हैं। सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 39 का 43 का ठीक है, 43 के बाद 48 48 का, ठीक है। इसमें एक और आर्टिकल है 39, अच्छा ठीक है। 39 का आप जानते होंगे, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है। उसके बाद में 43 का उद्योगों के प्रबंध में, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी, ठीक है। आपके बहुत बड़ा उद्योग है, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी ना होगा कि उद्योग का जो मालिक है, ठीक है, उसी मालिक के अकॉर्डिंग सब चीज़ें चलेगी, क्योंकि जो आधारभूत चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं आपके जो छोटे स्तर के एम्प्लॉय होते हैं उनका होता है, ठीक है। आप बहुत बड़े संस्था पर बैठे हुए हैं, ठीक है, आप बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, ठीक है, मीटिंग हो रही है, आप में उसका कुछ दिया ही नहीं जा रहा है, ठीक है। तो कुछ ऐसी व्यवस्था भी की जाएगी कि जो अलग से जोड़ा गया था, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की, ठीक है, यानी जो उनका मैनेजमेंट होगा उसमें क्या होगा, जो कर्मकार लोग होंगे, ठीक है, उनके भी भागीदारी होगी। 48 का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखें, पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीवों की रक्षा, पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीवों की रक्षा, ठीक है। और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसको भी लिख लीजिएगा, शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, शोषण से बच्चों एवं वयस्कों
की सुरक्षा। चलिए एक क्वेश्चन बताइएगा, अनुच्छेद 45 में क्या वर्णन है? ठीक है, सोच लिया आप लोगों ने, बताइए क्या है। ठीक है, अनुच्छेद 45 में क्या बताया? अनुच्छेद 45 में अनुसूचित जाति, जनजाति, ठीक है, और जो गरीब तबके लोग हैं, ठीक है, उनसे संबंधित आपका अनुच्छेद 45 में वर्णन किया गया। ठीक है, तो यह हो गया 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, इस 1976 में हुआ था ये। तो 1976 में ये चीज़ें हुई थी, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। 39 का, ठीक है, अब 39 से इसमें जाना है तो आपको कितना ऐड करना पड़ेगा? ये 4 ध्यान कर लीजिए, और इसमें आपका क्या कर देंगे? 5 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई, ट्रिक के तौर पे चीज़ों को याद रखिएगा। ठीक है, और इसके अतिरिक्त मैंने आपको 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पे बताया, जो 45 आपका अनुच्छेद है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो आपके उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे, वो लगभग यही से आपके क्या कहते हो क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, तो 46 में अभी मैंने क्या बताया, 46 में आपका ये दिया हुआ है, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा दुर्बल वर्गों का सशक्तिकरण। ठीक है, तो चलिए, तो ये चीज़ें आपकी हो गई। इसके बाद में मैंने आपको बताया था, आपका एक छोटा सा टॉपिक रह जाता होगा, जब कभी भी आप एनसीईआरटी के बुक्स पढ़ते होंगे तो एनसीईआरटी के बुक्स में आपको 2 चीज़ें देखने को मिलती होंगी। ठीक है, प्रस्तावना। ठीक है, चलिए, प्रस्तावना का नाम आया तो एक चीज़ आप लोग बता दीजिए, प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? ठीक है, प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, तो ये चीज़ें थे। हाँ, तो मैं ये बता रहा था, जो प्रस्तावना है और इसके अतिरिक्त आपने एक देखा होगा मूल कर्तव्य भी जोड़े गए। देखिए, अब हुआ क्या कि आपने मूल अधिकार की बात कर ली, मूल अधिकार कहीं ना कहीं हमारे मूल अधिकार हैं। एक बार एक ऐसा मामला कोर्ट के सामने गया। ठीक है, अब लोग क्या हुआ करता था कि अपने मूल अधिकारों को लेके तो दौड़े चले जा रहे हैं। जैसे कहने का मतलब, आप कोई सामान को खरीदने जा रहे हैं, जब आप उसको सामान को खरीदेंगे, इसके मतलब आपको उसके एवज में कुछ देना पड़ेगा, आप उसको पैसे देंगे। तो अब क्या हुआ कि लोग अपने मूल अधिकारों को लेकर दौड़े चले जा रहे थे। तब एक बात यह उठी कि मूल अधिकार आपके तभी ज्यादा प्रभावी होंगे जब आपका यह चेक कर लिया जाएगा कि आपने अपने मूल कर्तव्यों का पालन किया है कि नहीं किया है। ठीक है, इसी संदर्भ में 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा आपका 51 का जोड़ा गया। देखिए, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार नहीं है। 4 आपको ऑप्शंस देंगे, उसमें आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है। ठीक है, आप मूल अधिकार जो ओरिजिनली कितने थे? 10 थे। ठीक है, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट यानी 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा आपका जो 11वां मूल अधिकार है, उस मूल अधिकार को जोड़ा गया। यह भी वाद योग नहीं है और यह केवल नागरिकों के लिए है। यह भी एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको पहले रफ कर देते हैं। रफ के बाद में एक छोटा सा टॉपिक है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य को हम लोग क्या करते हैं देखेंगे। उसके बाद में जो आपकी अगली क्लास होगी, उस क्लास में आपको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति मीन्स जहां से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, वहाँ वो चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी 1 बाय 1 करके। तो आप लोग प्लीज़ करके क्लासेस को मिस मत करिएगा। ठीक है, रेगुलरिटी बनाए रखिए। आपके चैनल पे प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। ठीक है, आपकी सुविधा के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए, 1 बाय 1 करके चीज़ों को देखिए और सर्च करिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, तो चलिए, हमारा लोग का जो अगला टॉपिक है वो आपका है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, तो इसको हम लोग 1 बाय 1 करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले यह यूएसएसआर, ठीक है, देखिए 1991 से पहले से यूएसएसआर हुआ करता था। ठीक है, आप अगर आज के आधुनिक संदर्भ में बात करते हैं, ठीक है, तो आप देखें जितने मिडिल ईस्ट वाले देश थे और प्लस रसिया, यूएसएसआर हुआ करते थे, लेकिन अब विघटन हो गया है। ठीक है, तो यूएसएसआर, अगर यूएसएसआर कहीं नहीं दे तो आप रसिया भी सोचिएगा। ठीक है, यूएसएसआर से लिया गया है ये कॉन्सेप्ट, इसीलिए मैंने आपको बताया था शुरुआत में, इसको उधार का थैला कहते हैं भारतीय संविधान को। ठीक है, मूल रूप से कितने थे? मूल रूप से 10 थे। ठीक है, +1 ऐड कर दीजिएगा। कब? 2002 में। किसके द्वारा? 86
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब दूसरी चीज़ है, यह केवल नागरिकों के लिए है। ठीक है, मूल रूप से 10 थे, एक और आपका जोड़ दिया गया 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। तो आप कितने हो गए हैं टोटल? 11 हो गए हैं। किस में वर्णन है इसका? 51 के काम में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिसको आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में देख लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं कि मूल कितने थे। मूल रूप से 10 थे, आज कितने हैं? आज 11 हो गए हैं। कहाँ से लिया गया है? आपका USSR से लिया गया है। ठीक है, और कब जोड़ा? हाँ, और एक चीज़ ये भी है, जैसे मैंने आपको बताया कि 51 का में है। ठीक है, और इसको कब जोड़ा गया था फंडामेंटल राइट को? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, कुछ अभी एक दो मैं आपको पढ़ के जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उसको मैं बता दूंगा। ठीक है, फिर से एक बार ध्यान दे लीजिएगा। 51 का, जैसे आपने देखा 51 के बाद में 52 आना चाहिए, लेकिन क्या है 51 का या 51A जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। फंडामेंटल ड्यूटीज़, अब सबसे पहले क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए? ठीक है, USSR। मैंने आपको बताया था अगर आप फंडामेंटल राइट की बात करेंगे US से, DPSP की बात करेंगे आयरलैंड, अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करेंगे USSR। ठीक है, देखो मैं चीज़ों को सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं 51 का। ठीक है, अब का है इसका मतलब का को A। ठीक है, का है A, इसका मतलब इस बाद में ऐड किया गया है। तो जब बाद में ऐड किया गया 42वां यानी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 या केवल नागरिकों के लिए है। मूल रूप से 10 थे। ठीक है, +1 एक ऐड किया गया 11वां। ठीक है, जो कि अब 11 हो गए हैं। और 11वां कब ऐड किया गया? 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ठीक है, मैं आपको एक दो पढ़ के सुना देता हूँ। जैसे पहला क्या है? संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का कर्तव्य के पालन करें। बी है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को स्वयं में समाहित करना और उनका पालन करना। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उनको बनाए रखे। कभी भी आप NCERT पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, और तो ये थी ये सब चीज़ें हैं। आप लोग इसको जो भी आपके पास में रेफरेंस बुक होगी उस बुक से पढ़ लीजिएगा। नहीं है आप क्लास 6, 7, 8 कोई भी NCERT उठा के देख लीजिएगा, तो वहाँ ये चीज़ें आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, तो आई होप, मैं आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर कुछ भी समझ में नहीं आती है या मेरे द्वारा कुछ गलत ऐसा इंटेंशनली तो बताया नहीं जाएगा, लेकिन हाँ बोलते समय कुछ अगर गलत हो जाता है या मैं गलत लिख देता हूँ और उसके बारे में आपको जानकारी है, तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में पिन करिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करिए। ठीक है, हमारे द्वारा उसको पिन कर दिया जाएगा और दूसरे लेक्चर में उसको सही कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का था ये हमारा लेक्चर किस पे? DPSP और फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे। अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे? अगले लेक्चर में हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या उससे संबंधित प्रमुख आर्टिकल हैं, इसके साथ ही साथ में संसद, ठीक है, भारतीय संसद के बारे में विधिवत अध्ययन करेंगे। और यहाँ से थोड़ा सा चीज़ों को हम लोग डीप में लेके चलेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन है भारतीय संविधान के वो यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की जो क्लास है उसको हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। हाँ, मैं आपसे एक बार फिर लास्ट में ये कहना चाहता हूँ कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे लिए क्या है कि आप जब शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, तो उससे हमको मोटिवेशन मिलता है कि जिससे हम आपके लिए अच्छे से अच्छी चीज़ें, अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको देते रहें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।